ट्रांसक्रिप्शन में अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है टाइप ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये जो टाइप ऑफ आरएनए है ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अकॉर्डिंग डिस्कशन में करूंगा। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में अभी जो डिस्कस करूंगा वो होगा आपका प्रोकैरियोट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता दूं कि टाइप ऑफ आरएनए में डिस्कस करूंगा यूकैरियोट्स एज वेल एज प्रोकैरियोट्स दोनों के अकॉर्डिंग, बट जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस करूंगा वो प्रोकैरियोट्स के अकॉर्डिंग होगा। तो ये जानना जरूरी है, अदरवाइज आप क्या करेंगे दोनों के लिए आप समझ लेंगे और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ आरएनए। टाइप ऑफ आरएनए में फर्स्ट जो टाइप है एमआरएनए, एम स्टैंड फॉर मैसेंजर, एंड सेकेंड टाइप इज अ टीआरएनए, और टीआरएनए में टी स्टैंड किसके लिए कर रहा है, ट्रांसफर। थर्ड जो होगा वो होगा राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए ये थर्ड आपका टाइप है, आरआरएनए इसको बोल सकते हैं। तो ये जितने भी आरएनए हैं इनका सेपरेट या इंडिविजुअल इनका फंक्शन है। लाइक मैं बता रहा हूँ, मैसेंजर आरएनए जो है ये टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। जब आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जब आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो उस टाइम पे जो है एमआरएनए टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड जो है वो है टीआरएनए। टीआरएनए जो है ये अमीनो एसिड्स को कैरी करता है और डिलीवर करता है। ठीक है, डिलीवर कहाँ पे करेगा, एमआरएनए के सीक्वेंस पे। जो एमआरएनए है उस पे जो जेनेटिक कोड्स हैं उन कोड्स पे जाके ये डिलीवर करता है अमीनो एसिड्स को। ठीक है, और अमीनो एसिड को जो डिलीवर करता है तो पहले वो जेनेटिक कोड को रीड करता है। जेनेटिक कोड को रीड करने के बाद से पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स को उस प्लेस पे ड्रॉप करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। ठीक है, ये जो है टीआरएनए में ये स्किल होता है, ये स्पेसिसिटी या इसको रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी होती है कि कौन सा कोडान है, जो कोडान होगा उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स को डिलीवर करेगा। और ये लाइन में ट्रांसलेशन टॉपिक में मैं डिटेल डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली अभी लर्न करना है कि अमीनो एसिड को कैरी किया, डिलीवर किया, जहाँ डिलीवर किया वहाँ पे रीड किया एमआरएनए के सीक्वेंस को, रीड करने के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर अमीनो एसिड को डिलीवर किया इसने। ठीक है, थर्ड आते हैं आरआरएनए। आरआरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए, और ये जो आरएनए है इसके दो फंक्शन है। ये कैटलिस्ट की तरह भी वर्क करता है और ये जो है स्ट्रक्चरली भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बता दिया आपको कि कुछ ऐसे आरआरएनए होते हैं, ठीक है, जो एंजाइम की तरह वर्क करेंगे, और ऐसे जो है राइबोसोमल आरएनए को आप क्या बोलेंगे, राइबोजाइम्स बोलेंगे, या ऐसे आरएनए को आप क्या बोलेंगे, राइबोजाइम्स बोलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जब आरएनए जो है एंजाइम्स तरह वर्क करने लगेंगे तो ऐसे एंजाइम को आप क्या बोलेंगे, राइबोजाइम्स बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है 23S राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये जो आरएनए है ये एक्चुअली में क्या है, राइबोजाइम्स हैं। ठीक है, ये क्या है, राइबोजाइम्स है, और ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करेंगे ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस एज वेल एज राइबोसोमल आरएनए जो है राइबोसोमल सब यूनिट्स को बनाएंगे। राइबोसोमल स्मॉल या लार्ज जो सब यूनिट होते हैं, मैंने आपको बताया था क्लास 11th में यूनिट ऑफ लाइफ में राइबोसोम टॉपिक में मैंने बताया था कि राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट्स होते हैं, स्मॉल और लार्ज। ठीक है, और दोनों सब यूनिट्स के अंदर आपको क्या मिलते हैं, राइबोसोमल डिफरेंट टाइप के मिलते हैं और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स मिलते हैं। राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स जो है दोनों मिला के क्या बनेंगे, राइबोसोमल सब यूनिट्स बनाएंगे। ठीक है, और आप फाइनली ये बोल सकते हैं कि जो राइबोसोमल आरएनए है वो स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए आप बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चरली भी इन्वॉल्व है। ठीक है, ओवरऑल आप ये भी जानते हैं कि राइबोसोम्स जो है प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे आप ये बोल सकते हैं कि एमआरएनए, टीआरएनए एज वेल एज राइबोसोमल आरएनए, ये सारे के सारे आरएनए जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, ये लाइन आपको लर्न करना होगा कि जितने भी आरएनए अभी आपने पढ़े, एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये सारे के सारे आरएनए जो हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे। ये लाइन एनसीईआरटी की है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने डिस्कस किया, ये मैंने डिस्कस किया यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अकॉर्डिंग टीआरएनए, एमआरएनए और राइबोसोमल आरएनए को। ठीक है, ये टाइप ऑफ आरएनए मैंने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और प्रोसेस ऑफ
ट्रांसक्रिप्शंस में डिफरेंट इवेंट्स हैं, डिफरेंट इवेंट्स यहाँ पे कितने हैं टोटल। फर्स्ट इवेंट आपका इनिशिएशन है, सेकेंड इलॉन्गेशन है, थर्ड जो है वो है टर्मिनेशन। ये 3 इवेंट्स ट्रांसक्रिप्शंस के हैं। एक बार रिपीट करता हूँ मैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो अभी आप पढ़ने वाले हैं ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस है और इसके 3 इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट जो इवेंट है वो है इनिशिएशन और सेकंड इवेंट है इलॉन्गेशन और थर्ड इवेंट आपका है टर्मिनेशन। तो दीज आर द 3 इवेंट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जब आप कोई प्रोसेस पढ़ते हैं तो उसमें प्रोसेस में रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ चीज़ों की। ठीक है, वो चीज़ें अगर इन्वॉल्व नहीं होगी तो प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो उसमें जो मेन रिक्वायरमेंट है वो किसका है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का है। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है। ठीक है, और ये जो है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को क्या करता है, कैटेलाइज करता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को कैटेलाइज करेगा और साथ ही साथ जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो उस टाइम पे डीएनए हेलिक्स को ओपन करेगा। डीएनए के जो हेलिक्स होती हैं, वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए आपने पढ़ा है, तो उसमें आपने पढ़ा हुआ कि डीएनए क्या है कि हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो उस हेलिकल स्ट्रक्चर को ओपन करने का काम जो है वो किसका है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का है। एज वेल एज इलॉन्गेशन में हेल्प करता है, एज वेल एज ये किस में हेल्प करेगा, इलॉन्गेशन में ये हेल्प करेगा। सेकेंड जो रिक्वायरमेंट है ट्रांसक्रिप्शन का वो है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज ए सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होगा, एज ए सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होगा ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसके बाद आपको बता दूं कि जब आप डिटेल पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में तो इसके जो 3 इवेंट्स हैं उस 3 इवेंट्स में से जो इनिशिएशन और टर्मिनेशन इवेंट्स होता है वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, दैट मीन्स कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये जो एंजाइम है ये इनको कुछ फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है और उन फैक्टर्स के प्रेजेंस में जो है इनिशिएशन और टर्मिनेशन ये कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर, ये दोनों अगर एक साथ इन्वॉल्व हैं तब क्या स्टार्ट होगा, आपका इनिशिएशन स्टार्ट होगा। सिमिलरली जब आरएनए पॉलीमरेज और टर्मिनेशन फैक्टर जब एक साथ एसोसिएट होंगे तब क्या होगा, आपका टर्मिनेशन इवेंट होगा। ये चीज़ ध्यान देना होगा। एक्चुअली जब आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए पे जाता है तो डीएनए के जाने के बाद उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रिकॉग्नाइज करके वहाँ पे बाइंड करना होता है। बट बाइंडिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है किसकी, सिग्मा फैक्टर्स की। सिग्मा फैक्टर उस पर्टिकुलर प्लेस को वो फाइंड आउट करता है और वहाँ पे जाकर बाइंड होता है और उसी टाइम पे आरएनए पॉलीमरेज भी बाइंड हो जाता है। और कुछ टाइम के बाद, आफ्टर फ्यू टाइम्स, ठीक है, फ्यू मिनट्स से आप बोल सकते हैं, कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि सिग्मा फैक्टर वहाँ से डिसोसिएट हो जाते हैं और देन स्टार्ट हो जाता है आपका ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन में मेनली इन्वॉल्व हो रहा है आरएनए पॉलीमरेज। बट सिग्मा फैक्टर कब इन्वॉल्व होगा, जब उस प्लेस को फाइंड करना होगा, उस प्लेस को रिकॉग्नाइज करना होगा। ठीक है, तब वो सिग्मा फैक्टर जाएगा, बाइंड करेगा और आरएनए पॉलीमरेज को आगे के प्रोसेस के लिए वो फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। सिमिलरली जब आप टर्मिनेशन जब डिस्कस करेंगे तो टर्मिनेशन में भी क्या ज़रूरत है, आपको कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत है जो टर्मिनेशन करेंगे। और आपको बता दूं कि टर्मिनेशन यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन में है ये 2 टाइप्स का है। फर्स्ट जो टाइप है वो है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन और सेकंड जो टाइप होगा वो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। ठीक है, जब रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन होगा तो वहाँ पे हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। जो न्यूली सिंथेसाइजिंग आरएनए है वो न्यूली सिंथेसाइजिंग आरएनए में क्या होता है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन गया और जब ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो आरएनए पॉलीमरेज आगे प्रोसीड नहीं करेगा और आगे प्रोसीड नहीं करेगा तो वहीं पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। सिमिलरली आप जब रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे रो प्रोटीन्स, दैट मीन्स कि हेलिकेज प्रोटीन्स इन्वॉल्व होगा। ये हेक्सामर के फॉर्म में होंगे, मतलब कि इसके अंदर 6 सब यूनिट्स होंगे और इनको एटीपी की प्रेजेंस में क्या करना होता है, टर्मिनेशन करना होता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के टर्मिनेशन के मेथड हो गए प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शंस में। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो होगा वो होगा रो इंडिपेंडेंट और सेकंड जो होगा रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन होगा। ठीक है, तो ये इनिशिएशन टर्मिनेशन हो गया। और मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो इलॉन्गेशन है वो कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज इंडिविजुअली करेगा, इसको अदर किसी की रिक्वायरमेंट्स
नहीं होगी। इवन आरएनए पॉलीमरेज जो है हेलिक्स को ओपन भी करेगा, ठीक है, साथ में हेलिक्स को क्या करेगा, ये ओपन भी करेगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका जो एंजाइम है वो सिंगल एक ही है, आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। यहाँ पे जब आप यूकैरियोट्स के डिस्कस करेंगे, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको आरएनए पॉलीमरेज के डिफरेंट टाइप मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये एक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होने वाला है और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों इन्वॉल्व होंगे यूकैरियोट्स की। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है कि जब आरएनए के सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग एलोंगेशन फेज, तो उस टाइम पे आरएनए प्लस आरएनए पॉलीमरेज ये दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है, ये दोनों एक साथ होते हैं। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज मूव करते हुए वो टर्मिनेशन एंड पे आता है, ऐसे मूव करते हुए टर्मिनेशन एंड पे आएगा, तो आने पे वहाँ पे क्या होता है, वो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए को वहाँ पे छोड़ देता है, मतलब कि आरएनए सेपरेट हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट हो जाएंगे और वहीं पे टर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कहाँ पे होगा, टर्मिनेशन पॉइंट पे होगा, ठीक है। टर्मिनेशन पॉइंट पे आरएनए पॉलीमरेज जो है से आरएनए जो होता है वो फॉल ऑफ हो जाएगा, वहाँ से गिर जाएगा, ठीक है। और वो जो आरएनए होगा वो नेसेंट आरएनए होगा, क्या होगा, नेसेंट, नवजात आरएनए, ठीक है ना, मतलब कि न्यूली फॉर्म आरएनए आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो फॉल ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब इनिशिएशन फैक्टर, ठीक है, दैट मीन्स कि सिग्मा फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ जब बाइंड करते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज की स्पेसिसिटी को चेंज करते हैं, ये नोट करना होगा। इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर दैट मीन्स कि रो फैक्टर, ये जब प्रेजेंट होते हैं विद द आरएनए पॉलीमरेज, इन दैट टाइम आरएनए पॉलीमरेज की स्पेसिसिटी को ये चेंज कर देते हैं। स्पेसिसिटी को क्या करेंगे, ये चेंज कर देंगे, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट ये है कि जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोट्स में, जब आप ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोट्स में, तो आपको पता है कि ये सारे का सारा प्रोसेस, दैट मीन्स कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों कहाँ पे होता है, साइटोसॉल में होगा, क्योंकि आपको पता है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंपार्टमेंट्स नहीं होते हैं। बट जब आप यूकैरियोट्स की बात करेंगे, जब आप यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या है, कंपार्टमेंट है, वहाँ पे क्या है, कंपार्टमेंट है, मतलब कि वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड बहुत सारे स्ट्रक्चर है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए आप, यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा और वहाँ से आरएनए जो है मूव करके साइटोप्लाज्म में जाएगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे वो ट्रांसलेट होगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। तो वहाँ पे बाहर जाके वो क्या होगा, ट्रांसलेट होगा और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे कंपार्टमेंट्स का यूज़ दिख रहा है आपको, कंपार्टमेंट्स का यहाँ यूज़ दिख रहा है और इसके वजह से क्या करना होता है, आरएनए को ट्रांसफ़र करना होता है साइटोप्लाज्म में, और जब ट्रांसफ़र करता है तो ये प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ा डिले कर जाता है। बट प्रोकैरियोट्स में ये ऐसा नहीं है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन जैसे ही एंड होने वाला होता है, पीछे से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये ऑलमोस्ट जो है ओवरलैप करते हैं, दोनों कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। बट यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं है। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एक बार कंप्लीट हो जाता है, देन स्टार्ट होता है ट्रांसलेशन, ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ इसलिए क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कंपार्टमेंट्स नहीं हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, और यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है। तो ये आपका प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक फिनिश हो गया। इससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट होंगे आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी जाके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा आपका यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होंगे, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आरएनए पॉलीमरेज के टाइप्स को। आपको बताया कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स के होते हैं और वहाँ पे मैं मैच्योर आरएनए बनाने के प्रोसेस को डिस्कस करूंगा, ठीक है। दैट मीन्स कि कैपिंग, स्प्लाइसिंग और
टेलिंग, ये सारे जो टॉपिक हैं ये डिस्कस करूँगा और ये सारे टॉपिक यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो डिटेल एनसीईआरटी में नहीं है, वो सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना, बट कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टॉपिक छोटे छोटे हैं जिनको आपको पढ़ना होगा और देन इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा जेनेटिक कोड, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय।